देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों की और शुरुआत राजधानी दिल्ली से करेंगे, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और जो खतरनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना के दौर में प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। ऐसे में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है। अहम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पर्यावरण मंत्री ने पंजाब से अपील की कि पंजाब के किसान पराली ना जलाएं और उन्होंने कहा कि पंजाब में पराली जलाने को घटाया जाए और जो घटनाएं पराली जलाने की लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसका असर अब दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण में देखा जा सकता है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मैं पंजाब के लुधियाना में एक कार्यक्रम में गया था, जहां पर मेरा गला प्रदूषण की वजह से जाम हो गया। उन्होंने पंजाब सरकार से अपील की कि पंजाब में पराली न जलाई जाए। आपको बता दें कि दिल्ली में पराली जलने से काफी मात्रा में प्रदूषण होता है और पंजाब और हरियाणा में हर साल पराली जलाई जाती है, जिसका असर दिल्ली में हर बार देखने को मिलता है। आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल पंजाब में पराली जलाए जाने की घटना में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है, जो राजधानी के लिए चिंता का विषय है। और यह हाल तब तक है जब तक पराली न जलाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल एक बार फिर से पराली जलाने का असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब दिल्ली में कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एनवायरमेंट एक्सपर्ट कविता अशोक इस वक्त जुड़ी हुई हैं। कविता जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से हर साल हम दिल्ली में देखते हैं कि प्रदूषण का स्तर बढ़ता है और लोगों को खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है, अब एक बार फिर से पराली जलाने का असर दिल्ली में दिख रहा है और इस बार तो कोरोना भी है। कितना खतरनाक साबित होगा? देखिए, WHO की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री से भी काफी रिसर्च से यही इस बार सामने आया है कि इस बार की जो सर्दियां होंगी 2020 की वो दिवाली से लेकर के और आगे तक 2-3 महीने के लिए हमारे सबके लिए बहुत परेशानी का वक्त रहेगा, क्योंकि एक तो कोरोना वायरस, ऊपर से जो पोल्यूशन होगा तो इससे जो है डबल होगा ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम्स और लंग्स के जो जिनको दिक्कत है उनका भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो हमें बहुत सावधान रहना है और मैं तो ये विचार रखती हूँ कि इस बार दिवाली में भी सोच समझकर ही हम जो है वैसे भी त्योहार बाहर निकल के ज्यादा ना मनाएं तो बेहतर होगा, और पटाखों का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कविता जी, जिस तरीके से इस समय स्थिति देखने को मिल रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि AQI का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब खतरनाक स्तर पे पहुंच चुका है। ऐसे में एक तरफ तो कोरोना की मार पहले से ही दिल्ली में तमाम दिल्लीवासी झेल रहे हैं, अब प्रदूषण की मार क्या झेल पाएंगे, क्योंकि स्थिति तो भयानक होती दिखाई दे रही है। देखिए, पिछले एक हफ्ते में ही पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन है वो काफी बढ़ गया है। पहले 250 के आसपास AQI था, आज 300 भी क्रॉस हो गया है और कोई जगह पे तो 350 से भी ऊपर मैंने अभी न्यूज में देखा है सुबह से। तो एयर पोल्यूशन तो बढ़ रहा है, क्योंकि पराली की वजह से भी बढ़ रहा है। और इस मौसम में आपने देखा है जब ये पराली जलती है तो कॉम्प्लिकेशन आता ही है, एयर पोल्यूशन राइज होता ही है। और सावधानी पूरी बरतनी है और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उन्हें हर नागरिक को पूरी जिम्मेदारी से फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कविता जी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर साल जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लोगों से कहा जाता है कि किस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण होने से बचाया जाए, पराली ना जलाई जाए, बावजूद इसके हर साल रिजल्ट सेम होता है। इस साल भी वही देखने को मिल रहा है, पराली जलाई जा रही है। लेकिन अगर प्रदूषण की बात करें तो क्या दिल्ली में जो प्रदूषण की वजह सिर्फ पराली है या दूसरी वजह भी है? दिल्ली में प्रदूषण की वजह केवल पराली नहीं है, हमारे अपने भी बहुत सारे कारण हैं। हमारा अनमॉनिटर्ड इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, सड़कें हमारी जो टूटी हैं उनसे बहुत धूल उड़ती है, ट्रैफिक का बहुत पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसका जो धुआंधार है, फिर ये गार्बेज हमारा जो डिस्पोजेबल है वो जलता है। अगर आप देखेंगे तो शादीपुर, अशोक विहार और बहुत सारे अलग एरियाज ऑफ दिल्ली में जो कूड़े जो जलते हैं, जो पहाड़ के पहाड़ इतने गंदगी जो जमा है वो जो जलते हैं, तो उससे भी तो इतना एयर पोल्यूशन होता है। तो सिर्फ हम पराली को पूरा
ब्लेम नहीं कर सकते, बट यस हमें अपने इश्यूज को भी एड्रेस करना होगा पहले। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो लॉकडाउन चला था, लॉकडाउन में प्रदूषण कितने अच्छे तरीके से साफ हो गया था और हवाएं पूरी तरीके से शुद्ध हो गई थी और ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही थी जो सालों में कभी नहीं देखी गई। लेकिन अब स्थिति फिर से वैसी ही होती जा रही है, फिर से प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर दिल्ली की बात करें तो हर साल हमने देखा कि यहाँ पर ऑड इवन लागू किया जाता है। यहाँ पर अभी भी जिस तरीके से फरमान जारी किया गया कि दिल्ली में जनरेटर्स नहीं चलेंगे, तो क्या लगता है इनसे कुछ सुविधा मिलेगी? ऑड इवन का असर होता है प्रदूषण पे? देखिए, मेरी स्टडी तो 11 साल से पर्यावरण पे चल रही है, तो मैंने ये देखा है कि जब ऑड इवन अगर आप बाकी चीजों को भी फॉलो करें ना, जैसे जनरेटर ना चले और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कुछ वक्त के लिए, जब ये पराली और पोल्यूशन का टाइम है 2 महीने 2.5 महीने के लिए थोड़ा कंट्रोल चलेगा, तब ऑड इवन जब आता है तब असर आता है। सिर्फ हम ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार का ऑड इवन फेल हो गया तो वो भी गलत होगा, वो ज्यादती होगी, क्योंकि ऑड इवन से देखिए ना ट्रैफिक में तो फर्क पड़ता ही है ना, आधा ट्रैफिक हो जाता है ऑड इवन के कारण। तो मेरे ख्याल से ऑड इवन तो एक सक्सेसफुल स्कीम है जो बाहर भी यूज करी गई है, बीजिंग वगैरह में यूज हुई है, वहां बहुत सक्सेसफुल थी। हमारे यहाँ इसलिए फेल होती है क्योंकि लोग बाकी चीजें हम नहीं कर रहे ना, हम सोचते हैं बस हम गाड़ियां कम कर दें सड़क पे तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पराली का बहुत बड़ा असर है, वहां भी रोक लगानी होगी। पंजाब हरियाणा के फार्मर्स जो हैं, किसानों को भी समझाना होगा और समझाने से ज्यादा उनको ऑल्टरनेटिव देना है। ये बात जो है सरकार कम से कम 5-7 साल से कह रही है हम ऑल्टरनेटिव निकालेंगे, पर अभी तक एकजुट बैठ के निकाल नहीं पाई। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये संयुक्त तरीके से तमाम चीजें हैं, तमाम अलग अलग पॉइंट्स हैं जिन पे काम करना होगा, तब जाके कहीं प्रदूषण पे रोक लग पाएगी। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ चलिए आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर प्रकाश जावड़ेकर को क्या कहना है, उन्होंने प्रदूषण पे क्या कहा, वो भी सुनिए। इस सब कारणों से और हवा नहीं बहना, दिल्ली का आकार कप प्लेट जैसा है, तो प्लेट जैसा होने के कारण जब हवा नहीं चलती है तो प्रदूषण जम जाता है। लेकिन पराली का जलना भी अभी एक 20 दिन चलेगा, वो कम हो यह हमारी अपेक्षा है। पंजाब में पिछले साल से अगर ज्यादा हो रहा है तो केंद्र सरकार ने इतने अधिक मशीन दिए हैं, तो भी पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां पराली ज्यादा न जले। लेकिन इसके साथ साथ पराली का आज का पोल्यूशन का लोड 10% है, 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। यानी अपने यहाँ कचरे का प्रबंधन ठीक न करना, यहाँ भी बायोमास बर्निंग होती है, अनपेव्ड रोड्स रखना, धूल उड़ना, धूल का सप्रेशन काम न करना, प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है तो उसका भी जायजा लेंगे। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जहां चल रहा है वहां भी देखेंगे। और ये सब आपको अधिकार है कानूनी कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उन एजेंसियों को कहेंगे जिनको ये कार्रवाई करना है। पंजाब सरकार को मैं फिर से एक बार अपील करता हूं कि वो तुरंत हरकत में आए और पराली कम जले, इसके लिए उनके भी बच्चों का मुद्दा है। मैं पिछले साल लुधियाना में एक कार्यक्रम में गया था, उस कार्यक्रम से आते समय मेरा गला चोक हो गया, गाड़ी में होते हुए भी, एसी चलाते हुए भी। वहां जिस तरह से पराली जल रही थी उससे वहां के लोगों की भी तो तबीयत खराब होगी। और इसलिए एक तरफ पराली, दूसरी तरफ यहां भी कचरा जलाते हैं लोग भी और कभी कभी कर्मचारी भी।
और चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेके, क्योंकि देश में 7 महीने से बंद सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क को एक बार फिर से खोल दिया गया है और केंद्र सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी की है, जिसका पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि अनलॉक की प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दे दी है। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी, तो वहीं एक बार में केवल 50% दर्शक ही सिनेमा हॉल में जा सकेंगे। साथ ही सिनेमा हॉल की क्षमता का केवल 50% सीटों पर ही टिकट बुक किया जाएगा और कागज के टिकट की जगह अब ई टिकट चलाई जाएगी और काउंटर पर भी कागज के टिकट की जगह अब ई टिकट मिलेगी। तो ये तमाम गाइडलाइन है जिसका पालन सभी सिनेमा हॉल के मालिकों को करना होगा और जिन सीटों पर दर्शकों को नहीं बैठना है उन सीटों पर क्रॉस का मार्क भी लगाया होगा। सिनेमा हॉल में जाने से पहले आरोग्य सेतु ऐप का होना आपके फोन में बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो वहीं अब खाने पीने की चीजों पर भी पूरी तरीके से पाबंदी होगी। तो साफ तौर पे अगर देखा जाए तो इस बार जो सिनेमा हॉल में फिल्में देखने का अनुभव होगा वो पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि पहले जैसा कुछ नहीं होगा। वहां पर तमाम ऐसी गाइडलाइन है जो केंद्र सरकार की तरफ से सभी सिनेमा हॉल को लेकर जारी की गई है और ऐसे में उनका पालन करना बेहद जरूरी होगा। अब सिनेमा हॉल में आप विंडो पर जाकर कागज की टिकट नहीं ले सकते हैं, बल्कि आपको ई टिकट लेना होगा। तमाम वो दर्शक जो खुद हॉल में जाके वहां पर डायरेक्ट टिकट बुक करते हैं उन्हें भी ई टिकट ही मिलेगा। इसके साथ ही जब आप थिएटर में बैठेंगे तो एक सीट छोड़कर एक सीट पे बैठना होगा। तो यानी कि अगर एक ही परिवार के 4 लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं तो सभी को एक सीट छोड़कर एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठना होगा और ये तमाम गाइडलाइन है जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रणय, क्या कुछ तस्वीरें आज सिनेमा हॉल और तमाम जगहों की दिख रही है, क्योंकि 7 महीने के बाद खोला गया है और अब जो अनुभव है वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं होने वाला है। इसमें तो कोई दोहराए नहीं है कि ये काफी मुश्किलों का दौर था। जैसे अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो वो दूसरी है, लेकिन मौजूदा स्थिति में बदलाव किए हैं वो काफी बड़े बदलाव थे। उन बदलावों के तहत अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर इस बात की गई है कि कैसे वापस से जो पूरी व्यवस्था है वो प्रतिफल हो सकती है। इसलिए लंबे समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मांग को दोबारा खोला जाए ताकि धीरे धीरे जैसे बाकी चीजें पटरी पर आ रही है उसी तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी पटरी पर आ सके। लेकिन क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे तो ऐसे में सरकार इस बात पर फैसला नहीं ले पा रही थी, लेकिन आखिरकार ये फैसला लिया गया। राजधानी में भी बात करें तो मुख्यमंत्री से कई बारी जो सिनेमा ऑपरेटर्स हैं, जो हॉल ओनर्स हैं, एसोसिएशन है, वो इस बात की मांग कर चुके थे कि सिनेमा को दोबारा खोल देना चाहिए और आखिरकार उन्हें आज खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात के पहले ही कह दी गई है कि जो एसओपी है उसका गंभीरता से और सख्ती से पालन करना है किसी भी हाल में। बिल्कुल, लेकिन प्रणय, अगर सिनेमा मालिकों की बात की जाए तो उनमें इस बात की खुशी तो जरूर है कि 7 महीने के बाद सिनेमा हॉल्स को खोल दिया गया है, लेकिन इसी के साथ थोड़ी निराशा भी है क्योंकि 50% की क्षमता के साथ ही सिनेमा हॉल चलेंगे। इसके बाद अगर शोज की बात करें तो वो भी कम होंगे, क्योंकि हर बार जब शो खत्म होगा तो उसके बाद प्रॉपर एक सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया चलेगी जिसमें काफी वक्त लगेगा। तो ऐसे में उनमें कहीं ना कहीं निराशा है कि जो उन्हें बेनिफिट होता था, प्रॉफिट होगा, वो बहुत कम होगा। देखिए, लेकिन ये बात जरूर है कि कई सारी जो बदलाव है वो किए गए हैं, लेकिन करिश्मा बिल्कुल बंद होने से कम अब सिनेमा हॉल दोबारा खुल रहे हैं। लोग वहां पे पहुंचने धीरे धीरे ही जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे। अभी पुरानी फिल्मों को दोबारा से सिनेमा हॉल पे लगाया गया है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी हिम्मत जुटाएंगे कि वो कोई नई फिल्म को रिलीज करे। वक्त लगेगा। अगर हम मेट्रो की भी बात करें तो वो एक दौर में वहां पर खड़े होने तक की जगह नहीं होती थी मेट्रो में, लेकिन आज आप देख पा रही होंगी कि मेट्रो पूरी तरह से खाली होती है। तो धीरे धीरे क्योंकि एक वैश्विक महामारी है जिससे हर कोई लड़ रहा है, तो ऐसे में हर इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। उम्मीद इसी बात की है कि धीरे धीरे सारी चीजें पहले से बेहतर हो पाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय तमाम जानकारी के लिए।
तो इसी के साथ आपको बता दें कि करीब 7 महीने बाद अब सिनेमा हॉल को आज से खोल दिया गया है। ऐसे में तमाम गाइडलाइन का ध्यान रखना होगा और ऐसे में जो अनुभव है वो पूरी तरीके से अलग होगा। अब बात करेंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, जहां पर बारिश ने कहर बरपा रखा है और हर इलाके में जिस तरीके से आए दिन बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, इसके चलते बाढ़ जैसे हालात बने हैं। गोदावरी ने विकराल रूप ले लिया है और साथ ही आपको बता दें कि बारिश के चलते 25 लोगों की मौत भी हुई। बारिश ने तमाम जो सड़कें हैं उसे नदी के रूप में तब्दील कर दिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश का कहर जारी है और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से घरों के बीच में और जो तमाम सड़कें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न दिखाई दे रही हैं। नदियों के रूप में ये तमाम सड़कें दिखाई दे रही हैं और आप तस्वीरों में देखिए और समझिए कि ये तस्वीरें कितनी भयानक हैं, कितनी दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि तमाम घरों के बीच जब इस तरीके से इतनी रफ्तार के साथ और इतने फ्लो के साथ पानी निकलता है तो वहां पर रहने वालों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लोगों को घुटने से ज्यादा पानियों में निकलना पड़ रहा है और यही वजह है कि लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। और आप बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि चुनाव को लेकर वहां पर सरगर्मियां तेज हैं। तमाम पार्टियां चुनाव के तैयार में जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि इसे लेकर अब तैयारियां भी तेज हो चुकी है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासत गरमा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार चुनाव में एनडीए से अलग हुई और बीजेपी जेडीयू के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गई है। वहीं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं जेडीयू और बीजेपी भी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं। इसी को लेकर अब बीजेपी जेडीयू ने चिराग पासवान और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। जेडीयू का कहना है कि पिछले 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आज चिराग नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। जो व्यक्ति खुद 2019 के चुनाव में माननीय नेता को अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए ले गया हो और जो व्यक्ति दिल्ली के चुनाव में खुद नीतीश कुमार की बड़ाई किया हो और उन्होंने कहा हो 7 निश्चय और जल जीवन जो हर जल नल है हमारी योजना बिहार में वो बहुत सफल योजना है, तो 4 महीने में ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब तो चिराग पासवान खुद देंगे ना कि 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आज आप नीतीश कुमार पर प्रश्न लगा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इन 4 महीनों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि आपको नीतीश कुमार से द्वेष होने लगा। तो काम ही यही है, 15 साल राज किए तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ हैं? मेवा खाने में न गए हैं जेल। ये एक सामान्य बात है कि शिवसेना केवल महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं बल्कि सभी राज्यों में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती रही है। जबकि महाराष्ट्र में वो सरकार में शामिल थे, उसी प्रकार अकाली दल पंजाब में हमारे साथ शामिल थे या केंद्र में शामिल हैं, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। तो हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। और अभी हाल ही में झारखंड के अंदर जो चुनाव हुआ, उस झारखंड के चुनाव में भी जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।